हेलो एवरीवन। तो आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और इसमें हम लोग गुड गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे, आईसीटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके डायमेंशंस, मॉडल्स ऑफ द ई गवर्नेंस, फिर उसकी क्या जर्नी रही है, उसके फीचर्स, लिमिटेशंस एंड उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ था, एंड उसके हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ की अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन हम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डिजिटल ग्रोथ देखेंगे। तो आज हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं, जो कि पूरा ये यूनिट कवर हो जाएगी इसमें। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इससे हमेशा एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, 100% आता है आपके एनुअल एग्जाम्स में, सेमेस्टर एग्जाम्स जो होंगे उसमें। तो लेट्स स्टार्ट। गवर्नेंस टुडे इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी, सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो उसको इंटीग्रेट करके रखती है गवर्नेंस आज। तो गुड गवर्नेंस क्या होती है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स के बियॉन्ड जाकर एम्फसाइज करे रेस्पॉन्सिवनेस को, अकाउंटेबिलिटी को, पार्टिसिपेटरी सिस्टम्स को, इन सबको एम्फसाइज करे, वो गुड गवर्नेंस कहलाती है। तो इंटरेक्शन ऑफ ई गवर्नेंस रिफ्लेक्ट अ शिफ्ट टुवर्ड्स एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसका कॉन्सेप्ट देखें गुड गवर्नेंस का, तो वो ऐसे होता है कि इट डिस्क्राइब्स हाउ पावर इज एक्सरसाइज्ड इन मैनेजिंग अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज, कि कंट्री के सोशल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो कैसे मैनेज हो रहे हैं। अब गुड गवर्नेंस को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए उसमें, स्टेबल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए टुवर्ड्स पब्लिक, अकाउंटेबल होनी चाहिए, एक्सेट्रा। ये सारी क्वालिटीज हम एक गुड गवर्नेंस जब किसी को कहते हैं तो उस चीज में देखी जाती हैं। एंड ये रिकॉग्नाइज्ड है ग्लोबली बाय द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक, एक्सेट्रा। सो गुड गवर्नेंस इंडिया में बात करें गुड गवर्नेंस की, तो वो है जैसे इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी इनिशिएटिव अंडरटेकन टू एम्पावर सिटीजन्स एंड रिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि इंडिया ने कुछ रिफॉर्म किए हैं इस चीज को लेकर। जैसे कि पहला है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, दिस इज फॉर ट्रांसपेरेंसी, 2005 में लाया गया था। इसके मतलब इसमें ये था कि हम लोग को ट्रांसपेरेंटली किसी भी इंफॉर्मेशन को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। हमें डिजिटल क्या बोलते हैं, ऑनलाइन किसी भी इंफॉर्मेशन को, जैसे मुझे किसी केस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर गवर्नमेंट के किसी साइट के बारे में, किसी पॉलिसी के बारे में, या फिर मुझे ऐसे जानना है कि कंट्री में रेपो रेट क्या चल रहा है इकोनॉमी में, तो मैं आरबीआई की साइट पे जाकर देख सकती हूँ, और भी साइट्स पे देख सकती हूँ। तो वो मेरा राइट टू इन्फॉर्मेशन है, एंड वो मैं कभी भी एक्सेस कर सकती हूँ। तो ये एक्ट 2005 में लाया गया था फॉर द ट्रांसपेरेंसी। सेकेंड है डिजिटल इंडिया कैंपेन टू स्ट्रीमलाइन डिजिटल एक्सेस, कि हमको इंडिया को डिजिटली एम्पावर करना है कि डिजिटल एक्सेस हर इंसान के पास हो। तो ये हमने कैंपेन चलाया। आधार फॉर इंक्लूसिव आइडेंटिफिकेशन एंड सर्विस डिलीवरी, कि आधार कार्ड सबका सेम है, एक कॉमन आइडेंटिटी देता है इंडियंस को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटीजन चार्टर भी लाया गया था फॉर द सर्विस अकाउंटेबिलिटी। अब ये गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है, ये फोकस करता है डिसेंट्रलाइजेशन पे, सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट पे, टेक्नोलॉजी एज अ गवर्नेंस एनेबलर पे, कि लोकल लेवल तक क्या बोलते हैं, जो सारा एक्सेस है, जो पॉलिसीज हैं, वो सारी पावर जो है लोकल लेवल तक जाए, और सारा सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट रहे, टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट्स का एक तरीके से इनेबलर की तरह काम करे। तो ये सब कुछ इंडिया में हम गुड गवर्नेंस के तौर पर दिखते हैं। ई गवर्नेंस जो आता है, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ये कंपोनेंट है गुड गवर्नेंस का। इसमें पहली चीज है कि यूज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? To improve government service delivery, to promote transparency, to facilitate citizen engagement, to minimize corruption and inefficiency. It enables real-time interaction between government and citizens. E-governance tools include online portals, digitized grievances system, and smart service delivery platforms. तो इसमें ई गवर्नेंस के जो टूल्स है, इसमें ये सारा कुछ चाहिए होता है। हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स चाहिए, डिजिटाइज ग्रीवेंसेस सिस्टम चाहिए, स्मार्ट सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स चाहिए। तो ये ई गवर्नेंस में आता है। अब ई गवर्नेंस के हम डायमेंशंस और मॉडल्स को देखिए। डायमेंशंस और मॉडल्स सेम है, तो आप उन पे प्लीज कंफ्यूज ना हो कि मॉडल्स कहाँ पे। तो ये दोनों सेम है। डायमेंशंस की हम अगर बात करें, जो कि मॉडल्स में है, तो इसमें 4 टाइप के हैं ये, जैसे कि G2G, G2C, G2B एंड G2E।
तो इसमें है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फर्स्ट, ये एनहांस करता है कोऑर्डिनेशन एंड डेटा शेयरिंग अक्रॉस डिपार्टमेंट्स की दो डिपार्टमेंट के बीच में, अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के बीच में कोई डेटा शेयर होना है, कोई पॉलिसी डिस्कस होनी है, कोई कोऑर्डिनेशन बैठाना है, एनहांस करना है, तो वो काम बहुत इजीली हो सकता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन बात करें तो प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज, जैसे कि टैक्स फाइलिंग हो गया, लाइसेंसिंग हो गया। बेनिफिट्स टू सिटीजन, ये डायरेक्ट बेनिफिट्स है कि हम लोग डायरेक्ट टैक्स पे कर सकते हैं, हम डायरेक्ट हमारे किसी भी चीज़ का बिल भर सकते हैं, हम डायरेक्ट लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। G2B देखें तो गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है, इट इन्वॉल्व्स मैनेजेस द मैनेजमेंट ऑफ द रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन हो गया, कॉम्प्लाइंसेस फॉर एंटरप्राइजेस, या फिर हमें कोई लाइसेंस इशू करवाना है बिजनेस के लिए, तो हम वो चीज़ के लिए डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय की बात करें तो ऑटोमेट्स पेरोल, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग एंड एचआर सिस्टम फॉर द गवर्नमेंट स्टाफ की पेमेंट हो गया, उनका सैलरीज हो गई, या फिर उनकी परफॉर्मेंस ट्रैक करनी हो गई, एचआर सिस्टम का हो गया गवर्नमेंट स्टाफ का, तो ये सब कुछ अपने आप हो जाता है, मतलब इजी हो जाता है। अब स्टेजेस देखें ई गवर्नेंस डेवलपमेंट की, तो उसमें 4 स्टेजेस में बटा हुआ है। जैसे पहला आता है इंफॉर्मेटिव स्टेज, ये होता है गवर्नमेंट वेबसाइट्स शेयरिंग स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, कि गवर्नमेंट साइट्स पे सारा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉलिसी से रिलेटेड या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप गवर्नमेंट की साइट्स पर जा सकते हैं और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसको एक्सेस आप कर सकते हैं, कि आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी है। एंड सेकंड इज इंटरेक्टिव स्टेज, ये फीडबैक मैकेनिज्म होता है एंड पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए होता है, कि आप पब्लिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ फीडबैक दे सकते हैं। ट्रांजेक्शनल स्टेज की बात करें तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द फॉर्म्स, पेमेंट, सर्विसेज रिक्वेस्ट, कि हम डायरेक्ट फॉर्म या फिर फॉर्म फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना पेमेंट कर सकते हैं वहीं पे डायरेक्ट उधर ही। एंड फोर्थ आता है ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज, जो कि फुल इंटीग्रेशन ऑफ द सर्विस, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड यूजर सेंट्रिक डिजाइन होता है। तो ये सारा कुछ स्टेजेस थे ई गवर्नेंस के डेवलपमेंट के लिए। अब हम बात करेंगे जर्नी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि हम कैसे आया ये, हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ से शुरू हुआ, तो हमें इसकी जर्नी तो जाननी चाहिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं 1970 से इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, जो कि आईसीटी हम यूज करते थे फॉर द प्लानिंग, डिफेंस एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये 1970s और 80s में क्रिएशन हुआ स्टेट वाइड नेटवर्क को, जिसने लिंक किया था डिस्ट्रिक्ट और लोकेलिटीज को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था कि डिस्ट्रिक्ट और लोकेलिटीज जब लिंक होंगे, क्योंकि लोकल लेवल पे हमको ज्यादा फोकस करना बहुत तो जरूरी है, बिकॉज वही है जो अनडेवलप्ड रह गए हैं, उनमें डेवलपमेंट की कमी है, तो उधर ले जाना इस चीज को बहुत बड़ा स्टेप है। 1990s ऑनवर्ड्स जो इसका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने अडॉप्ट कर लिया था इसको प्रॉपरली। 2000 में इनेक्टमेंट हुआ था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट फॉर लेजिटिमेसी ऑफ द डिजिटल गवर्नेंस, सिमिलर लेजिस्लेशन बाय द स्टेट, कि ये जो है लेजिटिमेट करता था डिजिटल गवर्नेंस को, कि अब ये इंडिया में मतलब एक्सेप्टेबल है, अब तो एक्ट भी बन गया, वो चीज़ थी। डेवलपमेंट स्टेज की बात करें तो हम कंप्यूटराइजेशन, कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में पीसीस का लगाना, डिजिटाइजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, कि पब्लिक की सारी इंफॉर्मेशन उधर ही है, सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं पे सबमिट है, वहीं पे उनका एक्सेस है प्रॉपर। नेटवर्किंग की बात करें तो डिपार्टमेंट्स कनेक्टेड फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन, इसमें एनआईसी एनईटी एक बैकबोन की तरह काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। तो नेटवर्किंग हो गया। तो अब इसके फीचर्स पे अगर हम आए ई गवर्नेंस के ऊपर, सॉरी, तो फीचर्स की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन प्रेजेंस होती है, कि गवर्नमेंट साइट्स पोर्टल पब्लिक को डायरेक्टली विजिबल होते हैं, हम लोग डायरेक्ट उनको एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन इंटरेक्शन की बात करें तो इंटरेक्टिव चैनल्स हो गए, जैसे कि इसके फीचर्स और मॉडल्स की हमने बात की, फीचर्स ना, मॉडल्स और डायमेंशंस की बात की, फीचर्स तो ये हैं। G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, इनके थ्रू हम लोग गवर्नमेंट से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है, किसी भी सेक्टर में हम लोग क्यों ना हो। फिर स्मार्ट गवर्नेंस आपने बहुत बार सुना होगा, तो स्मार्ट गवर्नेंस का इधर बहुत बड़ा रिलेवेंस है। स्मार्ट की फुल फॉर्म है, स्मार्ट से आएगा एस से स्मॉल ब्यूरोक्रेसी, एम मॉडल मोरल कंडक्ट, जिसमें करप्शन हमें नहीं करना है, एंटी करप्ट रखना है। एंड ए से अकाउंटेबिलिटी इन द सर्विसेज, की अकाउंटेबल होनी चाहिए सर्विसेज सारी, रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए वाया आईसीटी। एंड टी से ट्रांसपेरेंसी इन द डिसीजंस एंड पॉलिसीज, कि सब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए पब्लिक के लिए। इट इंटीग्रेट गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन आईसीटी, इट improves governance by ensuring participation, efficiency and clarity. It promote e-governance, e-citizen and e-citizenship and e-government
ई डेमोक्रेसी था, आई एम सॉरी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फीचर एक ये है कि रिड्यूस करता है पेपर वर्क को, क्योंकि वो बहुत सारी जो पहले मोटी मोटी फाइल्स बन जाती थी रिकॉर्ड्स के नाम पे, तो उनको ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता था, उनको मैनेज करना, उनको रखना, वो पुराना हो जाते थे, तो रिकॉर्ड्स फेड हो जाते थे। तो वो सब चीजें हट गई हैं। अब एक ही जगह आपको हर चीज का एक्सेस मिल जाता है। तो इट एनकरेजेस टेल कॉन्फ्रेंसेस एंड रिमोट सुपरविजन। इट सिंप्लीफाइज सिटीजन एक्सेस टू सर्विसेज। तो ये हो गया इसके बेनिफिट्स की। अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ द ई गवर्नेंस, तो क्या क्या है कि इक्वल एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, की सबके पास इक्वल एक्सेस है, किसी भी चीज का कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन, कुछ गैप यहाँ पे आपको नहीं फील होता है, क्योंकि सब ऑनलाइन है। ऑनलाइन आपका कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा जाता है उसमें। अगर आप कुछ पर्टिकुलर एलिजिबिलिटीज होती है कुछ पॉलिसीज की, तो अगर आप उनको मीट कर रहे हो तो आप उनके लिए जरूर जा सकते हो, उनको जरूर एक्सेस कर सकते हो। इट ब्रिजेस सोशल गैप्स, रिच पुअर एंड अर्बन रूरल इधर मैटर नहीं करते, सोशल गैप सारे भर जाते हैं इधर। एंड रीचेज रिमोट एरियाज, इम्प्रूव गवर्नमेंट इज, कि जहाँ पे रिमोट एरियाज में जिन जगह वो जा पा रहा है वहाँ पे तो गवर्नमेंट बहुत इजीली फंक्शन कर पा रही है, इम्प्रूव हो चुकी है। एंड आई एम नॉट सेइंग 100%, बट यस इम्प्रूव हो चुकी है इट्स कुछ हद तक। बूस्ट अकाउंटेबिलिटी एंड मोरल गवर्नेंस, तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा एम्पावर होती है इससे, एनहांस होती है, और मोरल गवर्नेंस बनती है। डिलीवर सर्विसेज बेस्ड ऑन वेयर, हाउ एंड व्हेन लॉजिक, कि कहाँ, कैसे, क्यों, कब ये चीज़ आ रही है, क्यों आ रही है, ये पॉलिसी का क्या काम है, किस बेसिस पे आ रही है। तो ये सब कुछ हम लोग देख सकते हैं, ये सब कुछ ध्यान में रखती है। तो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अब रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभानी पड़ती है गवर्नमेंट को भी, तो उनके लिए भी चीज़ें बहुत सही हो गई हैं पब्लिक के लिए, पब्लिक के टूवर्ड्स। एंड पब्लिक के लिए तो है ही अच्छी, क्योंकि उनको ट्रांसपेरेंसी मिल रही है। एंड इसका लास्ट पॉइंट है बेनिफिट्स का, कि ये करप्शन कम करता है और टैक्स इविजन को भी कम करता है। टैक्स इविजन इज टैक्स चोरी, तो करप्शन कम हो गया, टैक्स इविजन कम हो गया, तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। तो इसके बेनिफिट्स हो गए। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की, ई गवर्नेंस की। तो लो लिटरेसी रेट है इंडिया में, जिसकी वजह से ये अभी तक नहीं हो पाया है पूरा, मतलब हर तरीके से एक्सेस में नहीं आ पाया है। इनएक्यूरेट आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर रेस्ट्रिक्ट इट्स एक्सेस, की इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप बहुत है अभी भी आईसीटी के। रूरल एरियाज में नेट ही नहीं पहुंच पाया है, तो ये सारा एक्सेस नहीं हो पा रहा है उधर। उधर पॉलिसीज आज भी नहीं पता लग रही है गवर्नमेंट क्या निकाल रही है, क्या नहीं निकाल रही है। एक लैंग्वेज बैरियर हो गया, क्योंकि बहुत सारी जो साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ना ये सारा कुछ इंग्लिश में ज़्यादा है, आधी से ज़्यादा इंग्लिश में ही है, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ को हिंडर करती हैं, क्योंकि जब लिटरेसी रेट ही नहीं है तो इतना नहीं समझ पाते हैं लोग। इसलिए आउटडेटेड लॉज एंड प्रोसीजर्स, स्लो इम्प्लीमेंटेशंस, की साइट्स पे सारा कुछ पॉलिसीज और लॉज के बारे में है तो सही, लेकिन आउटडेटेड भी है कुछ जगह, अपडेटेड टाइमली नहीं हो पाता है वो, उसका प्रोसीजर बहुत स्लो होता है, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें आती हैं। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ट्रेनिंग हैम्पर्स कनेक्शन विद द सिटीजन्स। एंड सिक्स की बात करें तो फोकस ऑन टेक डिस्प्ले ओवर रियल इम्पैक्ट, कि आप टेक्नोलॉजिकली देख रहे हो, कि मतलब इस में तो सारा आप डिजिटली देख रहे हो, मतलब इसका मतलब ये है कि डिजिटली आप देख रहे हो कि ठीक है ये सारे रिकॉर्ड्स है, इतने लोगों ने एक्सेस कर लिया, तो ये सब कुछ ठीक है, लेकिन रियल इम्पैक्ट उसका ग्राउंड लेवल पे क्या जा रहा है वो देखना ज्यादा जरूरी है, कि कितने लोगों ने नहीं, कितने लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे, कितने लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है उनके एरिया में, वो चीजें अवेलेबल ही नहीं है, सेंटर्स ही नहीं है, ट्रेनिंग नहीं दी गई है लोगों को, तो वो चीजें रियल इम्पैक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं हो पा रहा है अभी। एंड पब्लिक इन्फॉर्मेशन इज ओपन इनकम्प्लीट एंड अनक्लियर होती है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन अभी भी उसमें लैकिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। अब लीगल कंसर्न्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेसी एंड मिसयूज ऑफ डेटा, इंटेलेक्चुअल राइट्स हमारे जो होते हैं वो मिसयूज हो जाते हैं, वो उनका वायलेशन हो जाता है, क्योंकि सारा आपका डेटा एक ही जगह पर केंद्रित हो गया है, एक ही जगह पर आकर रुक गया है, तो आपकी प्राइवेसी मैटर करती है, आपका मिसयूज ऑफ द डेटा मैटर करता है, कि अगर कोई भी स्कैम हो गया या फिर आपका कुछ हैक हो गया तो आपका सारा डेटा जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोस्ट प्रोजेक्ट रिमेन एट इंफॉर्मेटिव स्टेज, नॉट येट इन इंटरेक्टिव और ट्रांजेक्शनल, कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं साइट्स पे तो शो होते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन भी पूरी आ जाती है, लेकिन वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पे ही अटक जाते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है ग्राउंड लेवल तक। तो उनका वो साइट पे तो शो होते हैं, लेकिन उनका ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, तो वो बहुत एक लिमिटेशन इम्पोज करता है। 10th की बात करें तो वो आता है शॉर्टेज ऑफ ट्रेन ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर इफेक्टिव रोल आउट,
कि हमने ट्रेनिंग ही प्रोवाइड नहीं की है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, उनकी स्किल, उनकी एक्सपर्टीज हो गई, उनकी नॉलेज हो गई, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है सो दैट वो बहुत अच्छे से वर्क कर पाए, लेकिन वो नहीं हो पाई है, इसलिए इफेक्टिव रोल आउट नहीं हो पा रहा है। अब आते हैं ई गवर्नेंस इन इंडिया, इवोल्यूशन एंड अचीवमेंट। तो फिर इसके बारे में देखिए कि कैसे इवॉल्व हुई है, इसके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं। तो इसके बारे में देखें तो इंट्रोडक्शन एंड अर्ली इवोल्यूशन से शुरू करें। इंडिया हैज लेड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन, एक्सटेंडिंग इट्स यूज टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशनल, लोकल गवर्नेंस, ट्रेनिंग एंड द इकोनॉमी। इन सब में हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज किया हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था 2000 में। इसमें ये था कि लीगलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, कि हम लोग कभी भी अपना डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड एजेंसीज। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा गया है कि गवर्नमेंट और एजेंसीज अपना डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकती हैं। प्रॉपर फ्रेमवर्क है मतलब। एंड थर्ड आया था नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, NEGP, 2003 में ये आया था। इसका एम था टू डिलीवर फास्ट, इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट पब्लिक सर्विसेज नेशन वाइड, एंड करंटली 749 million Indians use the internet. Broadband projects to reach 550,000 villages by 2022. तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड इसमें हम हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन ई गवर्नेंस देखें तो आता है कि 1970s से भाई हमने ई गवर्नेंस का इंट्रोडक्शन हुआ था फॉर डेटा हैवी ऑपरेशंस, इलेक्शंस, सेंसस या फिर टैक्स के लिए। मेनली 1970s में इसका इतना ही काम था, जैसे हमने पहले भी देखा था कि इंट्रोडक्शन हुआ था। हम डिफेंस, मिलिट्री इनके लिए यूज करते थे, तो इलेक्शन, सेंसस और टैक्स के लिए भी यूज होता था। 1980s में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स बने थे, NIC, कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थ्रू ICT नेटवर्क्स। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट किया गया था उस टाइम पे 1980s में। 1990s ऑनवर्ड्स जो थे, गवर्नमेंट इन्वेस्टेड इन स्वान, वेब पोर्टल्स, डेटा सेंटर्स एंड कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर्स। तो गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था डेटा सेंटर्स में, स्वान में, वेब पोर्टल्स में, इंफॉर्मेशन सेंटर्स में। तो इन सब में गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करना बहुत अच्छे से शुरू किया था। मिनिस्ट्रीज जो थी उन्होंने अपने खुद की वेबसाइट्स लॉन्च की थी, जो जिसमें वो प्रोवाइड करा रहे थे RTI एक्सेस, आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सेस था, सिटीजन चार्टर था, कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स, ये सारा कुछ उसमें अवेलेबल था, उसमें एक्सेस आप कर सकते थे इन सब चीज़ों पर। यहाँ पे हम की अचीवमेंट्स की बात करें तो पहला आता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था 2000 में। इट लीगलाइज्ड डिजिटल ट्रांजेक्शन अक्रॉस डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था 2005 में। इट एंश्योर पब्लिक एक्सेस टू गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन। NIGP 2006 में आया। एक सेकेंड, इधर NIGP 2003 लिखा हुआ है, इधर NIGP 2006 में। 2006 में मतलब NIGP में इंट्रोड्यूस करे गए थे। 27 आया तो 2003 में था, लेकिन 2006 में जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स विद क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइंस, मेजरेबल सर्विस लेवल बेंचमार्क्स। ठीक है, प्लीज आप एक बार ये कनेक्ट कर लेना, करेक्ट कर लेना। आई मीन NEGP ये कब आया था, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। एंड अभी तो वीडियो रुक जाएगी अगर मैं आपको ये चेक करके बताऊंगी, तो आप प्लीज़ एक बार इसको देख लेना। 2003 था या 2006 था, ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। नोटेबल इनिशिएटिव्स एंड प्रोजेक्ट्स की अब हम बात करें तो, प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो, और इधर उनके पर्पस लिखे हुए हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे, जैसे कंप्यूटराइज्ड रूरल इंफॉर्मेशन सिस्टम था। इसमें मॉनिटर पॉवर्टी एलिवेशन थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजिटल सिस्टम के पॉवर्टी के ऊपर काम करने के लिए था। ई चौपल जो था, ई चौपाल कनेक्ट फार्मर विद द मार्केट थ्रू ICT टूल्स। तो फार्मर्स को मार्केट से कनेक्ट किया ई चौपाल ने। टाटा किशन केंद्र, ये GS ड्रिवन इंफॉर्मेशन ऑन ग्राउंड वाटर, सॉइल, वेदर फॉर यूपी, पंजाब, हरियाणा फार्मर, इन सब के लिए था। लोक मित्र हो गया, इंटरनेट एक्सेस फॉर रिमोट हिमाचल प्रदेश कम्युनिटीज। ज्ञान दूत हो गया, ICT ड्रिवन ट्राइबल एम्पावरमेंट इन मध्य प्रदेश। ये था दृष्टि, ई नेटवर्क फॉर रूरल कंजप्शन, कंज्यूमर गुड प्रमोशन इन MP, पंजाब, हरियाणा। आकाशगंगा था, ICT अनेबल मिल्क कलेक्शन सिस्टम फॉर डेयरी प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स। तो मिल्क कलेक्शन के लिए आकाशगंगा लेकर आया गया था। वसुधा केंद्र जो था, अफोर्डेबल डिजिटल सर्विसेज सेंटर इन रूरल बिहार, बिहार के जो रूरल एरियाज है उधर। आधार हो गया, रेलवे बुकिंग हो गई, इन सब के लिए।
दिलाया गया था। तो बेसिकली आपको ये याद करना है तो आप 2-4 इसमें से याद कर सकते हैं, उनके इजीली आपको याद हो जाएँ। जैसे कि ये वसुधा केंद्र रूरल बिहार के लिए आया था, आकाशगंगा मिल्क कलेक्शन के लिए आया था, डेयरी प्रोड्यूसर्स के लिए, ई-चौपाल जो है फार्मर को मार्केट से कनेक्ट करता है। तो आप ऐसे कुछ याद कर सकते हो। लोक मित्र जो है इंटरनेट एक्सेस फॉर रिमोट हिमाचल प्रदेश कम्युनिटीज, तो 3-4 आप याद कर सकते हो। अब आते हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के ऊपर। अब इसका हम ऑब्जेक्टिव देखें तो अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, it aims to digitize government operations, empower citizens through access to electronic services, build a knowledge-based economy, promote transparency and efficiency in the governance। तो ये जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम था उसका मेनली ये 4 ही एम थे जिनको उसको पूरा करना था। एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनानी थी, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना था, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को गवर्नेंस में, गवर्नमेंट के ऑपरेशंस जितने भी होते हैं उनको सारा डिजिटाइज करना था। तो ये सब के लिए आया था। डिजिटल ग्रोथ की बात करें तो स्नैपशॉट मोबाइल पेनिट्रेशन है जो 90% बाय दिसंबर 2022, इंडिया रैंक सेकंड ग्लोबली इन मोबाइल सब्सक्राइबर्स। स्मार्टफोन एक्सेस जो है अराउंड 30% पॉपुलेशन, अ की ड्राइवर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। 3 कोर फोकस एरियाज के रहे हैं हमेशा। तो डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सिविक यूटिलिटी, डिमांड बेस्ड गवर्नमेंट ड्रिवन सर्विसेज। तो इसके 3 फोकस एरिया रहे हैं कि हम लोग डिजिटली एम्पावर करें सिटीजन्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सिविल को यूटिलिटी बनाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह अच्छा रहे, डिमांड बेस्ड गवर्नमेंट गवर्नेंस ड्रिवन सर्विसेज हैं कि आपको डिमांड करोगे आपके पास वो सर्विस आ जाएगी। अब इसमें 9 पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया के, ये पूछे भी जाते हैं, मतलब आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो, ऐसे अलग से तो अभी तक मेरे ख्याल से नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में ही इंक्लूड किया गया है कि व्हाट इज ई गवर्नेंस, डिस्क्राइब इट्स पिलर, तो ऐसे करके आया है। ठीक है, तो इसमें आप इसको याद कर सकते हैं, 9 पिलर्स हैं। पिलर्स की बात करें तो ब्रॉडबैंड हाईवे, ये आए थे यूनिवर्सल हाई स्पीड इंटरनेट फॉर रूरल एंड अर्बन रीजन, के हाई स्पीड इंटरनेट के लिए थे ब्रॉडबैंड हाईवेज। यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मोबाइल कनेक्टिविटी इन द रिमोट एरियाज। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनेट एनेबल्ड एक्सेस पॉइंट्स लाइक कमांड सर्विस एरिया सर्विस सेंटर्स। ई गवर्नेंस की बात करें तो टेक ड्रिवन रिफॉर्म्स आ गए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऑटोमेटेड वर्कफ्लो, ग्रीवियंसेस रिड्रेसल। ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक हो गया, फोकस ऑन ई एजुकेशन एंड ई हेल्थ इनिशिएटिव्स। तो ये ई एजुकेशन आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, आप ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट्स सबमिट भी कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट्स ले भी सकते हो, तो उस चीज़ के लिए आई थी। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, ensure timely access to public information through digital portals. Seventh is electronics manufacturing, targeted to achieve zero imports by boosting domestic production, की domestic production हमें इतना करना है कि हमारा zero imports हो जाएं। IT for job training citizen in rural and small town for IT related employment। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स की बात अगर हम करें तो इमीडिएट इम्पैक्ट प्रोजेक्ट, ई ग्रीटिंग्स हो गई, बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो गई, क्लाउड अडॉप्शन हो गया, तो ये सारा कुछ इसमें आया था। ये 9 प्लेयर्स हैं, इनको आप एक बार देख लेना। एंड इसमें चैलेंजेस ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो इसमें चैलेंजेस की बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस हमने देखे, लिमिटेशंस में हमने सारे इंक्लूड कर दिए थे, लेकिन कुछ रह गए। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर नहीं है। ई लिटरेसी डेफिसिट है कि हमें पास इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी नहीं है, लोगों को अभी भी इतना ज़्यादा कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, उतना एक्सेस नहीं पहुंच पाया है मेनली नेटवर्क का भी। तो गेट इंडिया इज स्टडीली advancing towards inclusive e-governance, bridging the gap between citizens and their services. Now, conclusion is digital India strengthens democratic governance through enhanced service delivery. It enables citizen access, boost government transparency, and integrate market institutions. So, this was our chapter, Unit 4. It's about e-governance, and ये इसी तरह आपकी जो ये वाली यूनिट है ये कंप्लीट होती है। एंड प्लीज़ इस यूनिट को बहुत अच्छे से करें बिकॉज ये बहुत इजी यूनिट है रिलेटिव टू अदर यूनिट्स, एंड ये सबसे इजी लगी थी मुझे भी। एंड ये हमेशा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन आपका ई गवर्नेंस से रिलेटेड, तो इसको बहुत अच्छे से याद करें। एंड इसके मॉडल्स, डायमेंशंस और इसके जो फीचर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन्हें मिस ना करें। इसके बारे में गुड गवर्नेंस क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसको लिखना चाहिए। स्मार्ट, आपको इसमें स्मार्ट का जो डेफिनेशन है फीचर्स में, इसको ज़रूर अनेबल करनी चाहिए, इसको लिखना चाहिए आई मीन।
एंड इसका थोड़ा-सा इवोल्यूशन आप देख लेना, इसके हिस्टोरिकल माइलस्टोन वगैरह। बाकी आप इतना नहीं करें, मतलब इतना करेंगे तो भी चलेगा। जैसे की अचीवमेंट्स आरटीआई हो गया या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो गया, एंड ये प्रोजेक्ट्स आप 1-2 याद कर सकते हैं बस। एंड डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ये शॉर्ट नोट में आता है मेनली, या फिर आप उसको उसमें भी इंक्लूड कर सकते हो अगर क्वेश्चन में पूछा है तो मेनली, लेकिन ये शॉर्ट नोट में आपको मिल जाता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। 9 पिलर्स हैं, तो शॉर्ट नोट में आएगा तो थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देना इनको ऐसे ही 1 लाइन में, एंड थोड़ा बहुत इसके बारे में आप और लिख सकते हैं उससे कंटेंट कंटेंट लेकर। तो ये नोट्स आई थिंक बहुत ही ज़्यादा मैंने ठीक बनाए हैं, एंड अगर आपको इसमें कुछ कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड अपने दोस्तों को भी बताएं। एंड बाकी सारी यूनिट्स भी अभी इसमें और कवर करवा दूंगी। सो टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।